Hello, my dear students. I welcome you all to my channel. Today we are going to learn an English chapter of class 9 from the book कुमार भारती और ये चैप्टर है नंबर है 1.2 और इसका नाम है A Synopsis The Swiss Family Robinson और इसको लिया गया है जॉन डेविड विस के नॉवल से। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बट स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपको 10th स्टैंडर्ड के भी इंग्लिश के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे, तो अपने 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के को भी इस चैनल के बारे में शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आखिर में इसे लाइक भी करिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको लेसन पूरी समझ में आए। तो चलिए देखते हैं इस लेसन के बारे में। इसे जिसे लिखा है जॉन डेविड विस ने, जो एक स्विस ऑथर थे, और इनकी बुक का नाम जो स्विस फैमिली रॉबिन्सन है उसमें से लिया गया है। ये सिनॉप्सिस है उस बुक का। और ये स्विस फैमिली रॉबिन्सन एक फर्स्ट जो स्टार्टिंग में जब पब्लिश हुआ था, ये जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी ये बुक, और 1812 में हुई थी ये पब्लिश। और इसे बाद में ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश लैंग्वेज में 2 years लेटर आफ्टर इट्स पब्लिकेशन। फिर उसके बाद जब से लेकर अब तक ये बुक बहुत पॉपुलर रही है और सब बहुत इंटरेस्ट से ये बुक पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस बुक में और इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ने को मिलता है, किस तरीके का नॉवल या स्टोरी लिखते हैं जॉन। तो स्विस फैमिली रॉबिन्सन एक बहुत ही अच्छा एडवेंचरस नॉवल है जो कि बहुत सारे मुल्क के लोग, बहुत सारे कंट्री के लोग इसे पढ़ते हैं और एंजॉय भी करते हैं फ्रॉम मोर देन 200 years, मतलब 200 सालों से ये बुक पढ़ते आ रहे हैं, उसे पसंद भी कर रहे हैं। इसकी स्टोरीज भी अच्छी होती है। और फिर इसके बाद जो ये स्टोरी है ये नॉवल की, इसे बहुत सारे ग्राफिक नॉवेल्स और फिल्म्स में भी बनाया गया, मतलब ड्रामाज और फिल्म के तौर पर भी बनाकर रिलीज की गई है। और ये जो नॉवल लिखी गई है ये क्लर्जीमैन थे, एक जॉन डेविड वेस्ट, जो हमने लिखा भी नाम उन्होंने लिखा है। बट इसमें सिर्फ एडवेंचरस स्टोरी नहीं होती है, बट इनका एक मकसद होता है इस स्टोरी के पीछे। वो ये होता है कि जो एक यंग जनरेशन है, यंग पीपल है, उनको वैल्यूज सिखाई जाए जो उनके जिंदगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जैसे सेल्फ रिलायंस होता है, इंडिपेंडेंस होता है, अपना खुद इंडिपेंडेंट रहकर किस तरीके से लाइफ बितानी है, डिटर्मिनेशन किस तरीके से अपना लगन लगाकर काम करना है, और फैमिली के प्रति जो लव होता है, जो प्यार होता है, वो किस तरीके से बनाए रखना है, कोऑपरेशन जो बॉन्डिंग होती है किस तरीके से कोऑपरेट कर कर रहना है, और जो बहुत सारे यूजेस होते हैं, हम जो रिसोर्सेज को यूज करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से किस तरीके से यूज करके अपना काम निकाल सकते हैं, ये सब क्वालिटीज इस नॉवल से हमको सीखने को मिलता है। तो ये जब भी नॉवल लिखते हैं उसमें हमें कुछ मॉरल मैसेज और वैल्यूज और क्वालिटीज सीखने को मिलते हैं। बहुत सारे गुड लेसन्स है इस चैप्टर में जो हमको सीखने मिलते हैं, जैसे कि नेचुरल साइंस है, गुड हस्बेंड्री है, लाइक एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल, एंड देन इवन मैथमेटिक्स हमको सीखने को मिलता है। और बहुत सारे एलिमेंट्स है जो रियलिटी से कनेक्ट करते हैं, बट ये एक प्योरली एक फिक्शन है, एक स्टोरी है, सिर्फ इमेजिनेटिव स्टोरी है। ये कोई फैक्ट फाइल से रिलेटेड नहीं है। जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसमें सब एक स्टोरी के तौर पर लिखा गया है। सिर्फ वो जो क्वालिटीज है वो हमें सिखाने के लिए इस तरीके का क्रिएट किया है इन्होंने स्टोरी। और ये जो स्टोरी आज हम पढ़ने वाले हैं रॉबिन्सन फैमिली की, एक सिनॉप्सिस है उनकी नॉवल की। तो चलिए देखते हैं क्या हमको सीखने को मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर विलियम है जो फादर है, और उनकी वाइफ एलिजाबेथ जो मदर है, और उनके बच्चे हैं। ये सब ट्रैवल करते हैं एक शिप में और जाते होते एक एडवेंचर्स उनके राइड पर, और एक सडनली एक ग्रेट स्टॉर्म आ जाता है जिसमें वो फंस जाते हैं। और सारे जो दूसरे पैसेंजर्स होते हैं सब वहां से इवैक्यूएट हो जाते हैं, बचकर निकलकर एस्केप होकर भाग जाते हैं, और ये विलियम और उनके फैमिली में जो बच्चे रहते हैं वो रह जाते हैं उसी स्टॉर्म में, उसी बोट पर। और उन बच्चों के 4 बच्चे रहते हैं जो नाम दिया है फ्रेड्स, अर्नेस्ट, जैक और फ्रेंड्स। और इन्हें वहीं अकेला छोड़ दिया जाता है। और वो स्टॉर्म बहुत गहरा हो जाता है, और जो शिप होती है किसी भी तरीके से वो पूरा रात पार करती है। और जब अगले दिन देखते हैं तो उनका जो बोट होता है, जो शिप, वो जाकर एक ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड के किनारे पे रुका होता है। तो इस तरीके से वो बच जाते हैं वहां पर।
अब फिर उन्हें वहां पर से कुछ रीफ के बियॉन्ड एक थोड़ा-सा डिज़र्ट, एक उसका आइलैंड दिखाई देता है। तो वो सोचते हैं कि हम वहाँ तक किसी भी तरीके से पहुँच जाएँ, क्योंकि वो बीच डिज़र्ट आइलैंड में होते हैं, तो वो रीफ के बाद उन्हें एक आइलैंड दिखता है जहाँ पर थोड़ा हरा-भरा होता है, तो वो सोचते हैं वहाँ तक पहुँचे। तो उनकी जो शिप में, जो बोट में उनके जो टब्स होते हैं, उसे उसके हेल्प से, उसकी मदद से छोटा-सा वेसल बनाते हैं, बोट टाइप, और उसमें खुद बैठकर, और जो उनके पास जो थोड़ा-सा फूड एम्यूनेशंस होता है, जो सामान वगैरह लाते हैं अपने बचाव के लिए, जो वेपन्स होते हैं, वो और भी जो भी सामान होता है वो अपने जर्नी के द्वारा यूज़ करने के लिए, जर्नी के दौरान यूज़ करने के लिए लाए होते हैं, वो सब उसमें रखकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। साथ में उनके 2 पेट डॉग्स भी होते हैं, टर्क और जूनो, जो साथ में उनके स्विम कर वहाँ तक वो आइलैंड तक पहुँचते हैं। फिर जो शिप के कार्गो होते हैं, जो टैंक्स होते हैं, उसमें जैसे कैन्स में जो उन्होंने अपने लाइफ स्टॉक, गन्स, पाउडर, कारपेंटरी टूल्स ये सब रखे होते हैं, वो किसी भी तरीके के बच गए होते हैं, तो वो उन्हें काम आ जाता है अपना जो लाइफ है वो आइलैंड में बिताने के लिए। फिर वो फ्यू डेज तक वहीं पर रहते हैं, और फादर जो होते हैं वो बहुत सारे ओल्ड केक्स को निकाल कर कुछ बनाते हैं ऐसा कि वो फ्लोट कर सके, ताकि सही से उसमें सामान रखकर वो आराम से उस आइलैंड तक पहुंच जाए। फिर फैमिली वहां पर आइलैंड में पहुंच भी जाती है, और वहां पे फिर उन्होंने अपने लिए एक थोड़ा सा टेंट बनाता है, और थोड़ा सा ग्रास वगैरह लाकर थोड़ा बेड्स वगैरह रखते हैं, ताकि वो थोड़ा आराम कर सके वहां पर। और फिर वहां पर कुछ झाड़ें होती है, जो गार्ड्स के टाइप की होती है, मतलब बॉटल की जैसे होती है वो, उस ट्रीज के ट्रंक। तो फादर जो होते हैं वो फ्रिट्ज को बोलते हैं कि ये ट्रीज के ट्रंक हमें काम आ सकते हैं बॉल्स और स्पून बनाने के लिए, जो हम अपने बर्तन और यूटेंसिल्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो फिर उस सम डेज के बाद, कुछ दिनों के बाद, एलिजाबेथ फिर विलियम से कहती है कि उन्हें फैमिली को, उनके और उनके फैमिली को वहां से कुछ सेफर प्लेस पे जाना है, क्योंकि वहां पर जो साइड में टेंट बनी होती है वो उस धूप और बारिश और इस सीजन में सही नहीं है, बहुत ही खतरा है वहां पर। और तो इस तरीके से वो कुछ अच्छा घर बनाने के लिए जगह ढूंढते हैं जहाँ पर बड़े झाड़ हो, ताकि वो वहां पे जैकल्स और जो अलग अलग जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे थोड़ा सा सेफ हो। तो इस तरीके से वो एक ब्रांचेस देखते हैं ट्रीज के, जो लॉन्ग होते हैं, बड़े होते हैं और स्ट्रेट होते हैं, ताकि वो उसके मदद से थोड़ा सा ऊंचाई पर घर बना सके, ट्री टॉप पर। और उस तरीके से फिर उन्होंने अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और बॉयज को उसी वक्त जो उनके बच्चे होते हैं उनको ज्योमेट्री और ट्रायंगल्स के बारे में सिखाते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट एंगल्स से कैसे मेजर किया जाता है, लोएस्ट ब्रांच कौन सा है, 30 फीट ऑफ द ग्राउंड है, कितनी फीट ऊपर है, कितनी फीट नीचाई है, ऊंचाई है, ये सब उनको सिखाते हैं। उस सिखाते वक्त उन्होंने उन्हें मैथमेटिक्स की नॉलेज दी है उन बच्चों को, और ज्योमेट्री की नॉलेज भी दे देते हैं वहीं पर। फिर वहां पर उन्होंने नॉट देकर कुछ थोड़ी थोड़ी जगह पर कुछ लकड़ियां लगाकर अटैच करके एक लैडर बनाते हैं, जो सीढ़ी काम आती है, जो उन्हें घर पे चढ़कर जाने के लिए। और फिर फादर थोड़ा सा ड्रिफ्ट वुड होता है, जो एक किस्म का वुड होता है, जो उन्होंने यूज करते हैं स्लेज के लिए, मतलब दो पहिए वाली गाड़ी बनाने के लिए व्हील्स के साथ, ताकि उसमें कुछ मटेरियल्स रखकर ट्रांसपोर्ट इजीली कर सके, ताकि उनको भारी ना पड़े। इस तरीके से अपना दिमाग यूज करके फादर बहुत सारी चीज रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, और वो नॉलेज अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, और साथ में अपना ज्योमेट्री और कैलकुलेशंस के जो नॉलेज होते हैं वो भी उन्हें सिखा रहे हैं। फिर थोड़े दिनों बाद एलिजाबेथ फिर अनाउंस करते हैं कि वो गार्डन जा रही है वहां पर, जहाँ पर हेल्दी प्लांट्स हो, कॉर्न, मेलन्स, पम्पकिंस, क्यूकम्बर्स, ये सब आदि ग्रो हो सकते हैं, तो अच्छे से वो खा पी सके, या वो उगाना चाहती थी वहां पे। फिर नेक्स्ट डे ओनली द फादर एंड फिट्ज ट्रैवल टू द वुड्स। वो जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कुछ अच्छे ऐसे प्लांट्स देखते हैं जहाँ पर वैक्सी फ्रूट हो, ताकि उस वैक्स से वो कैंडल्स बना सके और घर में थोड़ा सा लाइट आ सके, इस तरीके से। फिर वो एक रिबरी सैप, एक छोटा सा प्लांट देखते हैं, फिर उसे उसके हेल्प से वो बूट्स बना लेते हैं अपने पैरों के लिए, ताकि वो विंटर में भी उन्हें काम आए, जब विंटर का सीजन आए तो। और फिर बहुत सारा इसी तरीके से वो चीजें बनाते हैं, तरह तरीके के, जो वहाँ पे नेचुरल चीजें प्रेजेंट होती है। फिर फ्रिट्ज एक आइडिया, और फिर वहां से उन्हें और भी एक अच्छा घर चाहिए होता है, क्योंकि सर्दियों में वो झाड़ों में नहीं रह सकते, तो एक आइडिया
फ्रिट्ज के दिमाग में आता है क्यों ना वो केव में अपना घर बनाए, बट वहाँ पे क्योंकि कोई केव नहीं दिखाई पड़ता तो वो चाहते हैं कि वो एक रॉक को कट कर केव के शेप में या साइज में उसमें हम अपना घर बना सके। तो फिर फादर उसे मार्क करते हैं डोरवे किस तरीके से बनाना है, और फिर जो भी नोकदार उनके पास वेपन्स होते हैं जैसे एक्स होते हैं, चीजल्स, हैमर्स, उससे उन्होंने तराश कर अपने दरवाजे और विंडोज को बनाते हैं वहां पर। फिर ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज द फैमिली कट विंडोज, रॉक्स, और फिर वेंटिलेशन के लिए विंडोज और सनलाइट के आने जाने के लिए थोड़ा सा वेंटिलेशन के तौर पर अच्छा सा विंडोज बना देते हैं, और उनका अब एक न्यू विंटर होम रेडी हो जाता है यहाँ पर। फिर बिकॉज वहां पर लो लाइट होता है, रोशनी की कमी होती है उन्हें, तो फिर वो एक बीच में बैम्बू पोल रखकर सीलिंग के ऊपर से लगाकर एक बड़ा सा लैंप लगाते, जो उनके बोट में बच जाता है, उनके साथ रह जाता है। तो वो लैंप, ऑयल लैंप, उन्हें यहाँ पे काम आ जाता है घर को लाइट करने के लिए। और फिर वहां पर जैक ऊपर चढ़कर पोल पर उसे हैंग कर देते हैं। फिर एक दिन से कुछ दिनों बाद जैसे ये उन्हें मालूम पड़ता है कि जो उनकी पहली फैमिली हट उन्होंने बनाया था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो फील्ड उन्होंने कल्टीवेट किया था आजू बाजू में सारे ट्रैम्बल्ड हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, रूइन हो गए हैं। और वहां पर देखा गया था कि ह्यूज फुट मार्क्स थे वहां पर, मतलब कोई बड़े जानवर के फुटप्रिंट्स दिख रहे थे वहां पर। तो फादर ने आइडेंटिफाई किया कि वो एक एलिफेंट की हर्ड थी, झुंड थी जो वहां से गुजरी है और सारे खेत को खराब कर दिए, रूइन कर दिए, साथ में घर जो उनका हट बना हुआ था वो भी उसे तोड़ दी है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फैमिली ने एक नया घर डिजाइन करने को सोचा और एक अच्छा डिफेंस सिस्टम जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स वहां पर आ नहीं सके, और एक कल्टीवेट लैंड हो, उनका लैंड जो हो उतना अच्छा डिफेंस उसमें बनाया जाए कि उसमें एनिमल्स का कोई एंट्रेंस ना हो, एंट्री ना कर पाए, इतना स्ट्रॉन्ग उनको डिफेंस बनाना था वहां पर। तो फिर ये फाइनलाइज किया उन्होंने आइडिया और एक नया रेजिडेंस बनाने चले। तो ये रायदर बनाने के लिए उन्होंने देखा, ऐसा जगह ढूंढा जहाँ पे एलिफेंट्स भी इजीली उसको नॉक ना कर सके या ट्रैम्पल या खराब ना कर सके। तो इसलिए उन्होंने 4 ऐसे स्ट्रॉन्ग ट्रीज को सिलेक्ट किया जो स्क्वायर साइज में हो और जिसका अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस 12 फीट का हो, ताकि वो अच्छे से एक वहाँ पे घर बना सके, अच्छा सपोर्ट मिले उनको और वो इजीली तोड़ भी ना पाए कोई हाथी या फिर अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो फिर वो हाउस उनके लिए सेफ था। तो इस तरीके से वो एक अच्छा सा घर बनाकर वहां पर 10 इयर्स इस तरीके से उन्होंने गुजार दिए। और जो ये यंग बॉयज थे अब वो यंग मैन बन गए और उनके पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि वहाँ पे वो अच्छी तरीके से अपना जिंदगी गुजारे और एक अच्छा सा कल्टिवेटेड लैंड और अपना हाउस बनाकर वहाँ पे रह रहे थे। फिर उन्होंने इस लैंड को नाम दिया न्यू स्विट्जरलैंड, और बहुत सारे एडवेंचर्स वहां पर होते रहे सालों साल। इस तरीके से वो वहां रहते थे। फिर ऑन द शोर ऑफ अनदर आइलैंड, फिर उधर एक और अनदर आइलैंड जो वहां से दिखाई पड़ रहा था, वहां पे फ्रिट्ज हैड नॉक डाउन एन एल्बेट्रस। वहां पे एल्बेट्रस नाम के एक जो बर्ड है, फ्रिट्ज ने वहां पर उसे देखा जो कि उसे डरा रहा था। ये एक एल्बेट्रस एक बहुत ह्यूज काइंड ऑफ बर्ड है जिसके बहुत बड़े विंग्स होते हैं, बीक्स होते हैं, और ये डैमेज कॉज, डेंजर कॉज कर सकती है ह्यूमन को। तो वो इस तरीके से थ्रेटन कर रही थी फ्रिट्ज को अटैक करने के लिए। और फ्रिट्ज ने उसी टाइम देखा कि उसके पैर में एक रैट टाइड है, एक छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ जो है वो टाइड है और उसमें कुछ लिखा हुआ था। और उसमें मैसेज था, एक इंग्लिश वुमेन ने लिखी थी कि वो फंस गई है स्मोकिंग रॉक में। और फ्रिट्ज को पता नहीं था कि ये मैसेज कितना पुराना है। तो फिर उसके फादर ने सजेस्ट किया कि स्मोकिंग रॉक से मतलब कुछ वॉल्केनो जैसा रेफर हो रहा है, बट यहाँ पर तो कोई वॉल्केनो हमारे आसपास में विसिनिटी में नहीं हो रही है। तो हो सकता है ये जो बर्ड है एल्बेट्रस से बहुत ही दूर से, 100 माइल्स दूर से आई होगी। तो कैसे भी फ्रिट्ज ने सोचा कि किसी को हमारी हेल्प चाहिए, हमें हेल्प करना चाहिए, और किसी भी तरीके से वो सेंडर को मैसेज भेजना चाह रहे थे। तो वो घर आने से पहले उसी रैग और एक रैग में रिप्लाई करते हैं और एल्बर्टस के पैर में फिर से बांध देते हैं कि whosoever receive it do not despair, help is near, मतलब don't lose hope, help is near। इस तरीके से उन्होंने रिप्लाई भेज दिए और उस बर्ड के ऊपर नजर रखे होते हैं फ्रिट्ज की, वो कहाँ पे और किस डायरेक्शन पर जा रही है। तो इस तरीके से बर्ड का पीछा करते हुए फ्रिट्ज पहुंच जाते हैं उस यंग वुमेन के पास जिसका नाम होता है जेनी मॉन्ट्रोज। और पहले
तो ये जेनी बहुत शाई फील करती है, बट रॉबिन्सन के फैमिली के साथ फिर रहने लगती है, तो उनके साथ यूज टू हो जाती है और फिर उन्हीं के साथ रहने लगती है वहां पर। फिर एक दिन ऐसे उन्हें वो सब देखते हैं कि वो और एक शिप शिप आ रहा है दूर से, और एक एंकर मतलब उधर उस साइड में जहां तक उन्हें दिखाई दे रहा था वहां पे उन्होंने एक छोटा सा टेंट वगैरह टेम्पोररी टेंट बनाकर वो भी वहां पर रह रहे हैं। तो एक दूसरा सामने के आइलैंड में ऐसा दिख रहा था, तो इन्होंने स्पाई क्लास से देखा फ्रिट्ज और उनके फादर, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम जाकर उनसे बात करेंगे और इन्हें ये भी बताएंगे कि हम कोई सैवेजेस नहीं है, कोई फ्राइटनिंग या थ्रेटनिंग पीपल नहीं है, कोई कुछ नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, हम भी इस तरीके से आकर फंसे हुए हैं, या जो भी अपना सारा स्टोरी उनके सामने रखेंगे। तो नेक्स्ट डे फ्रिट्ज एंड हिज फादर जाते हैं, कैप्टन से मिलते हैं और अपनी सारी हिस्ट्री बताते हैं और जेनी की हिस्ट्री भी बताते हैं। तो वहाँ पे एक सरप्राइजिंग न्यूज़ सुनने को मिलता है कि ये जेनी के फादर ही होते हैं जो कैप्टन के साथ कैप्टन को कन्विंस करके उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। उन्हें ये उम्मीद होता है पूरी तरीके से कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा होगी, जबकि 3 साल उसे गुजर गए होते हैं वहां पे रहते हुए। तो कैप्टन है डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर। तो कैप्टन पहले डिसाइड किए होते कि चलिए हम फाइंड करते, तो उनका साथ ये जेनी के फादर देकर यहाँ पर आते हैं और इस तरीके से वो मिल जाते हैं यहाँ पर। Then with a burst of celebration, the family and passengers and crew of British vessel headed towards the न्यू स्विट्जरलैंड। फिर इस तरीके से वो सारे सेलिब्रेशन के साथ वो ये न्यू स्विट्जरलैंड आइलैंड में आते हैं, जहाँ पे फ्रिट्ज और उनकी फैमिली ने अपना बसेरा किया होता है। और वो यहाँ के जो रहन सहन प्रॉस्पेरिटी होती है, जो गुड हेल्थ होता है, जो सर्वाइव किए होते हैं, वो देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर जब दिन गुजर जाता है, फिर फादर रियलाइज, जो लड़की के फादर होते हैं, वो रियलाइज करते हैं कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो जो यहाँ से निकल हमारे साथ चलना चाहता है, डिसाइड करके रिटर्न हो जाए, शिप रिटर्न हो रहा है अभी। तो एलिजाबेथ और उनके हस्बैंड जो होते हैं वो आइलैंड को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, वो वहीं पर रहना चाहते हैं, क्योंकि वो इतने सालों से वहां पर थे, अपने हाथों से सारा प्रॉस्पर वहां पर किया था, अपना लैंड बनाया था, फील्ड बनाई थी और बहुत सारे काम वहां पर किए थे, तो उनसे एक अटैचमेंट हो गया था वहां पर। तो वो वहां से इंग्लैंड रिटर्न नहीं होना चाह रहे थे। और जेनी आस्क्ड इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड। जेनी चाह रही थी कि कोई उसे सपोर्ट करे इंग्लैंड तक जाने के लिए। तो इसमें फ्रिट्ज ने सबसे पहले रेस्पॉन्ड किया, जो उसे बचाया होता है। और फिर उसके बाद जो अर्नेस्ट होता है, अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वांट टू स्टे ऑन द आइलैंड। जो अर्नेस्ट होता है उसे वहीं पर आइलैंड में रुकना होता है। जो जैक होता है वो भी वहीं पे डिसाइड करता है कि वो भी आइलैंड में रहेगा। पर जो फ्रांस होता है सबसे छोटा, वो सोचता है, वो कहता है कि मैं फ्रिट्ज के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि उसे एकेडमिक एजुकेशन हासिल करना होता है। तो वो रेडी हो जाता है फ्रिट्ज के साथ जाने के लिए। और जैसे भी फ्रिट्ज छोड़ता होता अपने पेरेंट्स को, अपना लास्ट बिट फेयर करता होता है वहां पे, अपने पेरेंट्स को कहता है, अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसका एक सॉफ्ट कॉर्डर होता है जेनी के प्रति और जेनी से वो शादी करना चाहता है। और फिर द फादर हैड केप्ट रिकॉर्ड। इसी दौरान फादर ने सारा रिकॉर्ड रखा था, जो एलिजाबेथ होते हैं सारे रिकॉर्ड्स रखे थे एडवेंचर्स के, जो जो उन्होंने इतने सालों में आइलैंड में किया था। और वो सारा जो जर्नल में रिकॉर्ड किया होता है उन्होंने सारा कैप्टन को दे देते, ताकि वो एक पब्लिश हो सके और एक अच्छी से नॉवल या स्टोरी उसकी पब्लिश हो सके। फिर वहां से शिप डिपार्ट हो जाती है, चली जाती है। वहां पे कैप्टन होते हैं, जेनी के फादर, जेनी, फ्रिट्ज और फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। बाकी के लोग, एलिजाबेथ और विलियम और जो बच्चे उनके, वहीं पर आइलैंड में ही रहते हैं। तो इस तरीके से यह स्टोरी में बताया गया है कि बहुत सारे मॉरल मॉरल वैल्यूज, काइंड सपोर्ट, लव फॉर द फैमिली, हेल्पिंग नेचर सब बताया गया है। तो इस तरीके से स्टोरी और नॉवल है, और ये था सिनॉप्सिस ऑफ द रॉबिन्सन फैमिली। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज hit on the like button and share it. Thank you.